ओके, तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन होता है। आप आज से एग्जैक्टली 5 दिन बाद 28 सितंबर को आईएफपीएच अपने 5 साल कंप्लीट करने जा रहा है इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला के। और इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है कोचीन, केरला में ताज विवांता में, जहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है और काफी अच्छी मात्रा में पहुंचकर इसको एक सक्सेस बनाएंगे। काफी सारे एमिनेंट स्पीकर्स वहाँ होंगे। जो लोग पहुंच पा रहे हैं उनके लिए एक प्रिविलेज रहेगी ये चीज को वहाँ पे सुनने के लिए। बाकी डॉक्टर्स के लिए हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि कोई भी अगर एक आईएफपीएच के जो एफर्ट्स हैं उसके ऊपर एक 30 सेकेंड वीडियो अपनी भेज सकता है, जो कि वहाँ पे एलईडी स्क्रीन पे चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा आईएफपीएच के लिए कि ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रही है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ जो आईएफपीएच को सुनते हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स, टीम, सभी को। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का सेशन हमारा 896वां सेशन है और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर योगेश मल्होत्रा। डॉक्टर योगेश हमारे साथ पहले भी सेशन कर चुके हैं। डॉक्टर योगेश बीएचएमएस हैं और रीडर हैं एट कम्युनिटी मेडिसिन एट लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना सिंस 2010। 2 क्लिनिक्स चला रहे हैं लुधियाना में। 24 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और आज का जो डॉक्टर योगेश का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्ट रेमेडीज इन सिस्टमेटिक एंड प्रैक्टिकल वे। तो डॉक्टर योगेश, बहुत बहुत स्वागत है आज के फोरम पे थैंक दोबारा। यू, थैंक आज यू। हाँ जी, और तो यू कैन स्टार्ट आज अपना सेशन ये स्टार्ट। और ये कहना चाहूंगा मैम कि ये बहुत बड़ा एफर्ट है डेली इतने साल के लिए मेंटेन करना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमने एक सेशन अगर ऑर्गेनाइज हाँ करना जी। होता है तो हमें उसमें इतनी डिफिकल्टी आती, और सबको मैनेज करके रखना। और पंक्चुअलिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, हाँ कि जी। वो हाँ बिल्कुल जी, टाइम के हिसाब से। पंचुअलिटी भी है। डेली वेबिनार भी होता है, उसके बाद उसके क्रिएटिव्स बनाना, पूरी टीम लगी हुई है। जी उसके मैम, बाद जी मैम। यूट्यूब की वो वीडियोस भी अपलोड होते हैं। तो इट्स अ होल जी जी, टास्क, डेली बिल्कुल टास्क है। बिल्कुल। जो आईएफपीएच की टीम रेगुलर उस पे कर रही है। जो वेरी ऑर्गेनाइजर्स नाइस है मैम। स्पेशली सहानी सर, और जो जितने भी साउथ इंडिया में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर धनेश, डॉक्टर हम्म, मनोज, उनको स्पेशल क्रेडिट देना चाहूंगी मैं। जी जी वो मैम। लोग काफी इन्वॉल्व है इसके पीछे। हाँ जी। जी, जी। मैं आपको इन एडवांस मैम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आने हाँ जी। वाले उसके उसके लिए, सेशन के लिए, हाँ कि वो जी। बहुत अच्छा रहे मैम। जी। हाँ जी। कैन आई स्टार्ट मैम? या श्योर, बिल्कुल स्टार्ट कर राइट सकते राइट। आज जैसे टॉपिक हमने पिक किया, पहले डॉक्टर प्रोमिला ने आना था इस सेशन में, एंड अनफॉर्चुनेटली शी मेट विद एन एक्सीडेंट। शी इज हैविंग, उनको 3 फ्रैक्चर हैं शोल्डर में, और सो वो अटेंड नहीं कर पाए इसको, नहीं तो उन्होंने अटेंड करना था। दैट इज वाई मैं आया उनकी जगह पर। तो मेरा टॉपिक जो मैंने पिक किया, मैम का टॉपिक था डिप्रेशन से रिलेटेड। मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक पिक किया है फॉर द हार्ट रेमेडीज। अब हार्ट रेमेडीज नॉर्मली इस कंडीशन में हम जो नॉर्मली रूटीन में यूज करते हैं हार्ट रेमेडीज, हम क्रिटिकस यूज करते हैं, स्ट्रोपेंथस यूज करते हैं, लॉरस सेरेशियस यूज करते हैं, और भी रेमेडीज यूज करते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली साल 1.5 साल से या 2 साल से आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रेमेडीज थ्रू द, जैसे इन होम्योपैथी वी ऑलवेज, हम दो तरह के लोग हैं होम्योपैथी में। अ, एक है कि फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल वाइटल फोर्स को सेंटर में रखते हैं, एंड दे बिलीव कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दैट। और जो फिजिकल रियलिटी है उसको वो कहीं ना कहीं वो ऐसे देखते हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं पढ़ता था तो हमें कहा जाता था वी हैव टू ट्रीट द मैन एंड नॉट द सिक। तो सिकनेस के ऊपर फोकस नहीं होता था, इन स्पाइट ऑफ द कि डॉक्टर हैनीमन ने एफरिज्म में बोला है कि वी हैव टू नो द डिजीज एज वेल, अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद दैट द मेडिसिन। और तब हमारा सारा फोकस रहता है कि पेशेंट में ऐसा क्या है जो अनकॉमन है, रेयर है, पेक्यूलियर है, एट द मेंटल, फिजिकल एंड जर्नल लेवल। तो लास्ट 2-3 ईयर से आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या जो उसकी जो फिजिकल रियलिटी है उसमें ऐसा क्या पड़ा है। क्योंकि व्हाट आई बिलीव और व्हाट आई अंडरस्टूड कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी स्पिरिट, वाइटल फोर्स या एनर्जी, अगर उसने रिएक्ट करना है, या उसने
किसी चीज को कंट्रोल करना है, जो ऑल्टर करना है, वो ऑल्टर करेगी थ्रू द केमिकल्स। अगर सपोज मैं डिप्रेशन में हूँ, अगर मुझे डिप्रेसिव स्टेट है, तो कहीं ना कहीं मेरे जो ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स हैं उसमें कोई ऑल्टरेशन आएगी, उसको चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन में स्पेसिफिकली सेरोटोनिन के लिए या डोपामिन के लिए वो केमिकल्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है उसके लिए। उसमें पेशेंट बेटर होता है, नो डाउट कि वो ठीक नहीं होएगा 100%, पर वो चीज में ऑल्टरेशन आती है। सो देन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ना मैं ये पढ़ना शुरू करूं कि कोई भी रेमेडी जिससे बनती है, वो जो प्लांट है, वो केमिकल है, वो जो एनिमल है सपोज, जो मिनरल है, उसकी जो अपनी बेसिक क्वालिटीज हैं, तो उसका क्या कोई रिलेशन है उसमें, राइट। देन आई केम टू नो, अगर हम कैक्टस पढ़ते हैं तो कैक्टस का जो प्लांट है, बेसिकली कैक्टस प्लांट का सर्वाइवल उसके ऊपर है कि कैक्टस का प्लांट जब उसको पानी मिलता है तो वो एक्सपैंड करता है, जब उसको पानी नहीं मिलता है वो स्लोली स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैक्टस प्लांट का लाइफ लाइन है, उसका सर्वाइवल पैटर्न है उसका। और अगर आप कैक्टस में देखोगे तो आपको ये सारा का सारा पूरे ऑर्गन सिस्टम में आपको मिलता है कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसका मेन पार्ट है। इसका मतलब जो उसका उस प्लांट की जो बीइंग है, जो सर्वाइवल पैटर्न है, वो ट्रेवल होता है। ऐसे ही अगर आप नक्स वामिका पढ़ते हो तो नक्स वामिका का जो प्लांट है बेसिकली, वो जो ट्री है नक्स वामिका का, एग्नीशिया नक्स वामिका बिलोंग टू सेम फैमिली। जो नक्स वामिका का जो प्लांट है, जो ट्री है बेसिकली, उसका ट्रंक बहुत ऊंचा होता है, हार्ड होता है, हार्श होता है। और जिस एरिया में ग्रो करता है वो एरिया बहुत हार्श है, और वो उस हार्श कंडीशन में सरवाइव करता है। और सरवाइव कैसे करता है? बाय प्रोड्यूसिंग ए केमिकल स्ट्रिचनियम, जो कि पॉइजन है। सो उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी जो फाइटिंग जो है सर्वाइवल के लिए, वो है बाय कंपटीशन। वो ऊंचा उठता है सो दैट वो सन के लिए उसको फाइट ना करनी पड़े। जबकि इग्निशिया सेम फैमिली को बिलोंग करती है, पर वो क्लाइंबर है प्लांट। तो इसीलिए अग्निशिया में आपको वो डिपेंडेंस दिखती है, जो नक्सवामिका में आपको डिपेंडेंस नहीं दिखती है। तो इन सच ए वे मैंने एक एक करके पढ़ना शुरू किया रेमेडीज को। तो मुझे क्या मिला, मैं आपको कुछ अपने नोट्स का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट। मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है इसके लिए, शेयरिंग के लिए। यस, विजिबल है। विजिबल है ना? हाँ जी। अब इसमें देखिए, जब मैंने क्रेटिकस, जब नॉर्मली अब क्रेटिकस जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? क्रेटिकस में हम पढ़ते हैं कि इट एक्ट लाइक ए टॉनिक। वो टॉनिक की तरह काम करता है हार्ट को। क्रेटिकस ऑल्टर नहीं करता है हार्ट की जो स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल, सपोज हम क्रेटिकस कभी भी एक्यूट सिचुएशन में नहीं देते हैं पेशेंट में, अगर कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम स्ट्रोपेंथस देते हैं, लॉरस एरेशियस को देते हैं, वैसे हम क्रेटिकस यूज नहीं करते हैं। क्रेटिकस हम यूज करते हैं ड्यू टू कि हम उसको ऐसे यूज करते हैं एज ए टॉनिक, राइट, कि वो हार्ट के सिस्टम को स्टेबलाइज करे। जब मैंने क्रिटिकस को पढ़ना शुरू किया कि क्रिटिकस में ऐसी क्या क्या केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं बेसिकली जो उसमें है, जो इंपॉर्टेंट है उसके एक्शन के लिए, देन आई केम टू नो कि क्रिटिकस में कोई भी स्ट्रॉन्ग कार्डियक ग्लाइकोसाइड नहीं है, राइट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब कोई भी ग्लूकोज और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन जो प्लांट में है, और जो हार्ट पे काम करता है और हार्ट के फंक्शन को मॉडिफाई करता है। सो ऐसा कोई भी नहीं है। तो उसमें जो मुझे मिला वो मिले फ्लेवोनॉइड्स, राइट, पॉलीसाइनाइड्स, उसके बाद टाइटर पिनॉट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर इनका आप एक्शन देखोगे, फ्लेवोनॉइड्स का जो एक्शन है वो वेस्कुलर प्रमोटर है, बेसिकली प्रोटेक्टर है। वो इंप्रूव करता है ब्लड वेसल्स को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को। बाय डूइंग दैट इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, राइट, एंड इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर दूसरा केमिकल देखोगे आप, अगर नोट्स में आप देखो, तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है हार्ट की, कॉर्नरी आर्टरी की सर्कुलेशन को बेटर करता है और ऑक्सीजन बढ़ाता है। सो कहाँ हेल्प करता है ये? हार्ट फेलियर में और पोस्ट हार्ट अटैक रिकवरी में ये केमिकल स्पेसिफिकली काम करता है। तीसरा जो केमिकल है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, रीजनरेटिव है। इट डिक्रीज द हार्ट इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज द कोलेजन फॉर्मेशन, ये उसको करता है।
चौथा जो ऑर्गेनिक एसिड है, ये वो रेगुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल को और फैट मेटाबॉलिज्म को। नेचुरली ये जो प्लेक फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज करता है। सो इनसे इनसे क्या मिला कि बेसिकली जितने भी केमिकल्स हैं क्रिटिगस में, जितने भी हैं, उनका काम क्या है? एज ए कार्डियक टॉनिक, एज ए वासोडाइलेटर, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो क्रिटिगस डज नॉट फोर्स द हार्ट टू कंट्रैक्ट हार्डर और डिक्रीज स्पेस, जैसे हम डिजिटालिस में देखते हैं, जैसे हम स्ट्रोपेंथस में देखते हैं, जैसे हम लॉरेस रेशियस में देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और अगर उस कंडीशन में हम क्रिटिगस यूज कर रहे हैं तो हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा वहां पर। सो हमें क्रिटिगस वहीं देनी है जहां पर हमें सिर्फ हार्ट के सिस्टम को मॉड्यूलेट करना है, उसको स्ट्रेंथ देनी है हार्ट को। सपोज पोस्ट हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर के केस में हो सकता है, जहाँ कोई, फॉर एग्जांपल पीछे कोविड में कॉम्प्लिकेशन कितनी आई है, उसके बाद अगर हार्ट को आपने स्ट्रेंथन करना है तो वहां पर दिया जा सकता है। सो इंस्टेड वो करता क्या है? वो नरिश करता है, स्ट्रेंथन करता है हार्ट को इन ए नेचुरल वे, राइट? वो मॉड्यूलेशन नहीं करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि आप कब क्राइटेगस दोगे, कब नहीं दोगे। अगर इन ए केस आपको वो मॉड्यूलेशन चाहिए, मॉड्यूलेशन कब चाहिए हो सकता है कि हार्ट प्रॉपर बीट नहीं कर रहा हो, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है हार्ट की बीट करने में, और पेशेंट स्लोली स्लोली कोलैप्स हो रहा है। वहां पर अगर आप क्रिटिगस लगा दोगे उस पेशेंट को, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये कुछ भी सडन कॉज नहीं करेगा, राइट? सो इट मेक ए हार्ट स्ट्रॉन्ग इन सच ए नेचुरल वे दैट इट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम सडन एरिथमिया एंड हार्ट अटैक, राइट? इट इज जस्ट लाइक इट्स ट्री प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइटनिंग। और वेरी स्ट्रेंजली इसका जो ट्री है उस पर कभी लाइटनिंग नहीं गिरती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो यूनिक वे में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट है। तो ये क्रिटिगस जब भी आप दोगे, ये क्या करेगा? इन्हें नेचुरल वे हार्ट के ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड हुआ, जैसे मैंने बताया, टाइफाइड के बाद या इन्फेक्शियस डिजीज के बाद अगर हार्ट वीक हो गया तो वहां पर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर आप रूब्रिक देखोगे, हार्ट कोलैप्स इन टाइफाइड, राइट, या एलिमेंट्स इन द हार्ट आफ्टर द इन्फेक्शियस डिजीज, या अल्कोहलिक हार्ट डिजीज, वहां पर इसको आप स्ट्रांगली यूज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेचुरली इसमें जो चीजें होंगी पैथोलॉजी, वो बिल्कुल अलग अलग से बात है, कि अलग डिस्कशन है बेसिकली। तो ऐसे हम क्रिटिगस को यूज कर सकते हैं। रेस्ट द की नोट्स फॉर डायबिटीज इन चिल्ड्रन, वी ऑल नो क्या क्या होता है इसमें। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डायबिटीज इन चिल्ड्रन। ऐसे ही अगर आप वो रेमेडी देखो, सपोज लॉरेस रेशियस। सो लॉरेस रेशियस हम कहाँ यूज करते हैं रूटीन में? एनीवन 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 हैविंग एन आइडिया कि लॉरेस रेशियस कहाँ यूज कर सकते हैं? लॉरेस रेशियस नॉर्मली हम यूज करते हैं कार्डियक कफ के लिए यूज करते हैं हम, राइट? तो नॉर्मली स्पाज्मोडिक कफ में आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी अभी भी काफी कफ सिरप आते हैं जिसमें ना कोडेक्स होती है, राइट? तो अभी वो बैन है काफी हद तक। उसके पीछे कारण है कि वो सेडेशन कॉज करती है, राइट? तो लॉरेस रेशियस को अगर पढ़ोगे तो आपको क्या मिलता है लॉरेस रेशियस में? उसका एक्शन कहाँ है लॉरेस रेशियस का? इट इज ऑन द नर्वस सिस्टम, इट इज ऑन द रेस्पिरेशन, और उसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ऊपर, राइट? तो आप कह सकते हैं इट इज एन एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म को कम करती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर कफ। इट इज ए सेडेटिव एक्शन, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट एंड कार्डियक रेगुलेटर, राइट? क्या मतलब क्या है इसका? बेसिकली इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन। क्यों करती है? क्योंकि इसमें एक पॉइजन है जिसका नाम है साइनोजेनिक पॉइजन, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं साइनाइड के नाम से, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट? तो इस मेडिसिन जो लॉरेस रेशियस का प्लांट है, उसका जो एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड का नाम है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, राइट? तो ये क्या करता है? बेसिकली इट रिलीजेस द हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन साइनाइड को। तो नेचुरली हाइड्रोजन साइनाइड बॉडी के लिए टॉक्सिक है, दो फॉर्म में एक्ट करेगा। स्मॉलर फॉर्म में अलग से एक्ट करेगा, और जो उसकी लार्ज डोज है उसमें इसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। लार्ज डोज में जो इफेक्ट है वो पॉइजनस होएगा। पर देखो स्मॉल डोज में ये क्या करता है? जब इसको स्मॉल डोज दी जाती है,
इस केमिकल की, इट स्लो डाउन द नर्व ट्रांसमिशन, हेंस एक्ट एज ए माइल्ड सेडेटिव। सो थिंक ऑफ ए पेशेंट जहां पर फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं और हार्ट उन सिस्टम को, उस एजिटेटेड सिस्टम को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, राइट। उस सिचुएशन में लॉरस एरिशस का रोल आता है, पर वो एक्ट कैसे करता है। हमें सिम्टम्स तो मालूम है चीजों के, हम कहते हैं कि कार्डियक कफ के लिए हम लॉरस एरिशस दे सकते हैं, या लॉरस एरिशस इस कंडीशन के लिए दे सकते हैं, मगर हमें ये मालूम होना चाहिए एज ए फिजिशियन कि हमारी मेडिसिन कैसे वर्क कर रही है इसमें, अगर ये एक्शन आ रहा है तो वो एक्शन क्यों आ रहा है। तो लॉरस एरिशस जब स्मॉल डोज में दी जाती है, इट स्लो डाउन द नर्व ट्रांसमिशन, हेंस इट एक्ट एज ए सेडेटिव, वो सेडेटिव का काम करती है। इट डिप्रेसेस द सीएनएस सिस्टम, वो सीएनएस को भी डिप्रेस करती है, और उसके डिप्रेशन के कारण क्या आएगा, कामनेस आती है सिस्टम में, जो पेशेंट की बॉडी का सिस्टम है उसमें कामनेस आती है। इट डिक्रीज द ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, जितने भी रिफ्लेक्सेस है ओवर एक्टिव उसके ऊपर एक्ट करती है, इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा कि एंटी स्पाज्मोडिक है। सो इसीलिए ये यूज होती है स्पाज्मोडिक कफ के लिए, अस्थमा के लिए, और नर्वस एक्साइटेबिलिटी के लिए। और हाई डोजेस में देखो क्या करती है, रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस कॉज करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ही इनहिबिशन कर देती है। तो इट ब्लॉक्स द सेलुलर रेस्पिरेशन, देन इट विल लीड टू द डेथ एट द सेलुलर लेवल, उसमें सफोकेशन होएगी और डेथ हो जाएगी। अदर केमिकल जो लॉरेसरेशन में है वो है फ्लेवोनॉइड्स, अगेन फ्लेवोनॉइड्स। अब देखो वोलेटाइल ऑयल्स और फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, इट सप्रेसेस द कफ लाइक ए कोडीन, जैसे मैंने आपको अभी बताया। कोडीन क्या होता है, आपने कितने सारे कफ सिरप आपने सुने होंगे, जो पेशेंट्स जब कफ सिरप लेते हैं तो उनको नींद आती है। नींद का कारण ही एक है कि बेसिकली उसमें कोडीन है। कोडीन है क्या, इट इज एन ओपियोइड, ओपियम का एक डेरिवेटिव है। सो एक्ट करता है कफ सेंटर पर इन मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा पर एक्ट करेगा, जिससे कफ रिफ्लेक्स डाउन चले जाता है। इट रिड्यूसेस द अर्ज टू कफ, इट डिप्रेसेस द ओवर एक्टिव नर्व सिग्नल एंड ब्रिंग सेडेटिव इफेक्ट। मगर लॉरस एरिशियस क्या करती है देखो, बट लॉरस एरिशियस एक्ट बाय डिप्रेसिंग द नर्वस सिस्टम। सो लॉरस एरिशियस का काम नर्वस सिस्टम के ऊपर है, एंड बाय एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट। तो ये क्या करेगी, इट रिलैक्सेस द ब्रोंकियल मसल, ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स कर देगी। ड्यू टू दैट जो स्पाज्मोडिक कफ है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो नर्वस कफ है रिड्यूस हो जाएगी। सो वेन एवर यू यूज, फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी लॉरस एरिशियस को यूज करते हो कफ पर, तो ये सिर्फ उसी कफ को ठीक कर पाएगी जहां स्पैजम्स इन्वॉल्व हैं, जहां स्पाज्मोडिक कफ इन्वॉल्व है, जहां पीछे कार्डियक रीजन इन्वॉल्व है, जहां पर नर्वस कफ इन्वॉल्व है। और ये कैसे उसको बेटर करेगी, बाय डिक्रीजिंग द स्पाज्म एंड कामिंग द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को काम कर देगी, राइट। मगर इट एक्ट ऑन द ब्लड वेसल बट नॉट एज पोटेंट एज क्रेटिगस। तो क्रेटिगस की तरह ये ब्लड वेसल्स को वो नहीं करेगी कि ब्लड वेसल्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएं, इनका एक्शन नहीं है, तो ये वो रोल प्ले नहीं करेगी। सो इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द सर्कुलेशन लाइक इन क्रेटिगस, लॉरस एरिशियस कैसे काम करती है, तो ये उसका जो फॉर एग्जांपल जैसे क्रेटिकस इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को, ये सर्कुलेशन को इंप्रूव नहीं करती है, बेसिकली ये ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देती है। तो जब आप इसके एक्शन को पढ़ोगे केमिस्ट्री में जाके, आप पढ़ने की कोशिश करो कि लॉरस एरिशियस क्या करती है, तो लॉरस एरिशियस का जो केमिकल है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन डिमांड बाय स्लोइंग डाउन द रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। साइनाइड क्या करेगा, वो सिस्टम को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिप्रेस कर देगा, क्योंकि वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। सो तब ये पॉइजन ना होके ये माइल्ड सेडेटिव का काम करेगी, राइट। पॉइजनस इफेक्ट नहीं देके ये सेडेटिव का काम करेगी, राइट। सो लॉरस एरिशियस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन डिमांड बाय स्लोइंग डाउन द रेस्पिरेशन। सो बोथ एक्ट इन एन ऑपोजिट वे। सो क्रेटिगस का और लॉरस एरिशियस का ऑपोजिट रोल है। ये स्लो करेगी रेस्पिरेशन को, जैसे ही स्लो करेगी रेस्पिरेशन को, द मेटाबॉलिक रेट फॉल कर जाएगा, जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो फॉल कर जाएगी, जो नर्वस स्टेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो इट इट एक्ट लाइक ए माइल्ड सेडेटिव, राइट। सो इट इज हेल्पफुल इन ए कंडीशन। तो ये कैसी कंडीशन में आप लॉरस एरिशियस दोगे, जैसे उसमें था कि क्रिटिगस
हमें ऐसी कंडीशन में देनी चाहिए जहां पर आपने जो हार्ट है उसको स्टेबलाइज करना है आफ्टर द इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट टाइफॉइड हो सकता है, वो इम्पैक्ट हार्ट अटैक हो सकता है, वो कोविड हो सकता है, वो कोई भी डिजीज हो सकती है जिसके बाद हार्ट वीक हो गया। मगर लॉरस सेरेशियस विल एक्ट मोर एक्यूटली, ये एक्यूटली एक्ट करेगी उन सारी कंडीशन में जहां पर पेशेंट का हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, जहां पर हाइपोक्सिक कंडीशन आ रही है। सपोज उस कंडीशन में हार्ट उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है उस सिस्टम को, और पेशेंट कोलैप्स की तरफ जा रहा है। वहां पर हमें क्या चाहिए, हमें एक लोकल एक्शन चाहिए डिजिटलिस की तरह। जैसे डिजिटलिस सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक्ट करेगी और उसकी अरिदमिया को कंट्रोल करेगी और जो हार्ट की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगी, पर लॉरेस सेरेशियस ऐसे नहीं करेगी। लॉरेस सेरेशियस उसकी जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर देगी, हार्ट को ब्रीदर देगी जिसमें हार्ट बेटर सरवाइव कर पाएगा। सो इस कंडीशन में जब हार्ट स्ट्रगल कर रहा होगा तो लॉरेस सेरेशियस क्या करेगी, इट विल डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड and thus as a result the stress on the heart will be decreased। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारी मेडिसिन लॉरस सेरेशियस है, इट इज जस्ट लाइक, उसका एक्शन जो है इट इज लाइक ए बीटा ब्लॉकर, उसका एक्शन बीटा ब्लॉकर की तरह है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल है इन स्पास्मोटिक ब्रीदिंग डिसऑर्डर लाइक अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, वेयर देर इज इंक्रीज ऑक्सीजन ड्यू टू ओवर एक्टिविटी। वहां पर ये उसको टोन डाउन करने में हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो लॉरेस क्या करेगी, स्लो डाउन करेगी ब्रीदिंग को और अलाउ करेगी एयर वे को रिलैक्स होने के लिए। एंड दैट इज वाई लॉरेस इज वेरी हेल्पफुल इन पैनिक डिसऑर्डर। क्योंकि लॉरेस क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर में भी क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन। सो जहां भी इन अस्थमेटिक कंडीशन और सीओपीडी और हाइपर वेंटिलेशन इन पैनिक डिसऑर्डर, जहां भी ओवर एक्टिविटी है, उसकी ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, ये उसकी बॉडी को काम डाउन करेगी। सो उस सिचुएशन में जब पेशेंट कोलैप्स हो रहा है और उसके पीछे का कारण ये है कि जो हार्ट है वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, वहां पर लॉरेस का रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी में साथ अदर रेमेडी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं आईसीयूज, हम यूज करते हैं हाइड्रोसेनिक एसिड। आप सब यूज करते होगे उसको, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, स्पेशली वेन एवर द पेशेंट इज इन द आईसीयू और पेशेंट की कोलैप्स की स्टेज चल रही है, और आप कह सकते हो कि पेशेंट सिक है बहुत ज्यादा, और जो कोलैप्स का कारण है पेशेंट का, वहां पर कारण लंग्स है, हार्ट नहीं, राइट। जहां पर कोलैप्स का कारण लंग्स होता है, हार्ट नहीं होता है, वहां पर लॉरेस की जगह हम हाइड्रोसेनिक यूज करते हैं। मगर इन कंडीशन जहां पर जो कोलैप्स के पीछे का कारण अगर कार्डियक है, उसमें हार्ट कारण है, और वहां पर हार्ट उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, उस डिमांड को, ऑक्सीजन डिमांड को, और जो स्ट्रेस हार्ट पे पड़ रहा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा, तो लॉरेस उसको उसके सिस्टम को स्लो डाउन करती है बाय डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीजिंग द स्ट्रेस, और साथ में ओवरऑल सिस्टम को काम डाउन करती है, जिसके कारण वो पेशेंट के रिवाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो इन दिस वे आप अपने पेशेंट को स्टेबलाइज कर पाओगे इन एक्यूट इमरजेंसी ऑल्सो। आईसीयू में जैसी कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर ये रेमेडीज बहुत हैंडी हो जाएंगी आपके लिए, राइट। तो इसको ऐसे याद रखना, एक बहुत छोटा सा डिफरेंशिएशन है अगर दो रेमेडीज में डिफरेंशिएट करना हो, क्रेटिगस और लॉरेस में। तो क्रेटिगस क्या करता है, वो सिर्फ इंप्रूव करता है ऑक्सीजन सप्लाई को, राइट। पर लॉरेस कैसे काम करता है, बाय डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना कि हमारी दवा करती क्या है, क्योंकि अगर ये हमें मालूम होगा तो हम आराम से उस कंडीशन से पेशेंट को निकाल सकते हैं। सपोज पेशेंट आईसीयू में है, हमें लगता है मैनेज नहीं हो पा रहा, राइट, ऑक्सीजन उसकी फॉल कर रही है, और हमें लगता है कि हाँ लंग्स आर द रीजन फॉर दैट, हम हाइड्रोसेनिक दे सकते हैं। हमें लगता है कि सेप्टिसेमिक कंडीशंस हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हम कहते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें ऐसे रेमेडीज को, ऐसे भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि हमें सिर्फ मेंटल स्टेट उसकी मालूम होनी चाहिए, हमें रेमेडीज का एक्शन भी क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि कितनी सारी गलतियां का कारण हमारा क्या होता है। सपोज हमारे पास पेशेंट आए, जो पेशेंट आईसीयू में है, और
डॉक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि पेशेंट बहुत सिक है, उसकी चांसेस हैं कि सरवाइव ना करे क्योंकि देयर इज अ सेप्टिसेमिक कंडीशन, और पेशेंट के लंग्स बिल्कुल भर चुके हुए हैं, इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, और उसकी ब्रीदिंग फॉल कर रही है, हार्ट रेट भी उसका फॉल कर रहा है। और जब हमें ये नहीं पता होता, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसने हमें रिपोर्ट दी, हमने रिपोर्ट देखी और हमने देखा कि यार टीएलसी तो 7,000 है, राइट, और पेशेंट का फीवर 98 और जहाँ 97.4 है, तो हम सडनली स्पॉन्टेनियसली क्या बोल देते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं कि यार टीएलसी तो रेज ही नहीं है पेशेंट की, सेप्टिसिमिया कैसे हो गया? तो सेप्टिसिमिया में तो टीएलसी रेज होनी चाहिए, टीएलसी नॉर्मल है पेशेंट की। तो आपका डॉक्टर गलत बोल रहा है इसको, इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। तो जब हमें नहीं मालूम होता पैथोजेनेसिस का, जब हमें नहीं मालूम कि बेसिकली पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है, तो हम ऐसी गलती करते हैं जो बहुत बेसिक होती है, और वो हमारी इफेक्ट करती है हमारी रेपुटेशन एज एन होम्योपैथ, और हमारी होम्योपैथी की रेपुटेशन, और साथ में हमारा भी वो खराब हो जाता है पेशेंट के सामने। तो हमें मालूम ही नहीं होता समटाइम कि फॉर एग्जांपल अगर टीएलसी उसके हाई नहीं है और पेशेंट फिर भी सेप्टिसेमिक कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि जब सेप्टिसीमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट, तो सबसे पहले सेप्टिसीमिया क्या करता है, जो उसका बोन मैरो है उसको डिप्रेस कर देता है। उस डिप्रेशन में उसके प्लेटलेट्स भी फॉल कर जाएंगे और उसकी टीएलसी भी नहीं आ पाएगी ऊपर को, बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और पेशेंट की टीएलसी वहां बिल्कुल नॉर्मल होगी। ऐसे ही उसको फीवर भी नहीं आ पाएगा कि जो साइटोकाइनिन्स है वो वर्क नहीं कर पाएंगे। सो ये जो नॉलेज ऑफ डिजीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें हेल्प करेगी डायग्नोस करने में भी और अंडरस्टैंड करने में भी। सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस। सो क्रिटिकस लॉरिसोरियस काम एक जैसा कर सकती है दिखने में, पर उनके एक्शन अलग है। सो क्रिटिकस करेगी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाकर, और लॉरिसोरियस काम करेगी ऑक्सीजन डिमांड कम करके। उसका मैकेनिज्म है स्ट्रेंथन करके, उसका मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक रेट को डाउन करके। वो बेस्ट है हार्ट फेलियर, कार्डियक लो कार्डियक आउटपुट के लिए। पोलोरिस सेरेशियस बेस्ट है स्पाज्मोडिक कफ के लिए, ब्रेथलेसनेस के लिए, पैनिक डिसऑर्डर के लिए, राइट। ये डोज बिल्कुल सेफ है, पर लॉरिस सेरेशियस इन हाई डोज टॉक्सिक हो सकती है, क्योंकि ये एसिड है, और एसिड भी कौन सा है, हाइड्रोसेनिक एसिड है जो ये प्रोड्यूस करती है। अनदर रेमेडी जो इसके साथ बिल्कुल मैच करती है, मिलती जुलती रेमेडी है, वो है स्ट्रोपेंथस, राइट। अब स्ट्रोपेंथस हम कहाँ यूज करते हैं, देखो, एनीबडी, स्ट्रोपेंथस कहाँ यूज करते हैं हम? चलो, देखो, हमारे हमारे हार्ट में बेसिकली जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये एक पंप चलता है सोडियम पोटेशियम, जो एक ग्रेडेशन क्रिएट करके रखता है, जिसके कारण कैल्शियम की भी मोबिलाइजेशन होती है, और जो हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट के। तो ऐसे सारा सिस्टम चलता है ओवरऑल। सो स्टोपेंथस का अगर आप देखोगे, इसमें भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, राइट। ग्लाइकोसाइड जैसे मैंने बताया उसका शुगर पार्ट होता है, नॉन शुगर पार्ट स्टेरॉइड का होता है। अब इसका एक्शन क्या है, देखो, इसका मेन एक्शन इज ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप। इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप आपने उसमें पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। इन नॉर्मल कंडीशन दिस पंप पुशेस द 3 सोडियम आयन आउटसाइड द सेल। ये 3 सोडियम आयन को पुश कर देता है बाहर, और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आता है, और इसके लिए चाहिए होती है एटीपी। क्योंकि ये 3 पॉजिटिव बाहर पुश कर रहा है और 2 पॉजिटिव अंदर लेके आ रहा है, तो नेट इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाता है अंदर। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर द नर्व सिग्नल्स, राइट, हेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो डिफरेंस है ये मेंटेन करके रखें। जो बॉडी का सिस्टम है वो इसको मेंटेन करके रखता है। बट इन कार्डियक मसल दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट भी होता है क्योंकि उसमें से पास ऑन भी हो जाता है जो पोटेशियम है उसके, उसकी जो क्वालिटी है मसल की, राइट। तो यहां पर देखो, कहता है कि इफ सोडियम इंक्रीजेज इनसाइड द सेल ड्यू टू द पंप फेलियर। अगर पंप फेल हो जाए, अगर सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाए किसी कंडीशन में, तो नेचुरली क्या होगा, जो सोडियम बाहर पुश नहीं कर पाएगा वो, तो उसके कारण क्या होगा, जो इम्पेयरमेंट ऑफ द कैल्शियम वो भी साथ में हो जाएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द लो इंट्रासेलुलर सोडियम।
वो डिपेंड करता है लो इंट्रासेलुलर सोडियम के ऊपर। अब वो उसका जो मसल है, कार्डियक मसल, वो उसको पंप आउट नहीं कर पा रहा है। इसके कारण कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा सेल के अंदर, जिसके कारण क्या होएगा, अर्ली स्टेजेस में क्या होएगा, इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। पर लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा, सेल को स्ट्रेस आएगा, अरिथमिया होगा, और उसके साथ हार्ट फेलियर हो जाएगा। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो इन केस अगर फेलियर में चल जाए तो पैथोलॉजी में चेंज हो जाएगा। सो इन पैथोलॉजिकल क्या होता है, सोडियम रिटेंशन हो जाती है, राइट, जिसके कारण नॉर्मली इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि एटीपी नहीं यूज हो रहे हैं, डिक्रीज एटीपी आ जाएंगे, हाइपॉक्सिया एंड हार्ट फेलियर। सो दिस लीड टू क्रॉनिक सोडियम रिटेंशन, और ये ओवरऑल हार्ट को इफेक्ट करेगा। सो एज टू मच कैल्शियम विल लीड टू, जितना ज्यादा, क्योंकि सोडियम साथ में कैल्शियम लेके आएगा, सो जितना कैल्शियम होएगा इट विल लीड टू हाइपर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जिससे क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। उसके कारण माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएज एंड लाइपेज हो जाएगा, और रिदमिया हो जाएगा। एज एन एक्शन जो है उसका, वो पोटेंशियल ड्यूरेशन उसकी जो है वो ऑल्टर होगी है, और सेल में डेथ हो जाएगी। सो यहाँ पर जो कंपनसेशन है, इट विल एंड्स इनटू द फेलियर. So it is very dangerous in ischemic condition where the pump fails due to the ATP depletion when calcium overload lead to cell death. तो यहां पर स्ट्रोपेंथस का रोल क्या है? सो जब ऐसी कंडीशन आपके पेशेंट की है, उस कंडीशन में, तो फॉर एग्जांपल कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहां पर क्या करता है, देखो, वहां पर स्ट्रोपेंथस क्या करती है, स्ट्रोपेंथस इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम पंप। वो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देगी थोड़ी देर के लिए, इन ए कंट्रोल्ड, टेम्पररी एंड लोकलाइज्ड वे। कैसा वे? टेम्पररी लोकलाइज्ड वे में उसको ऑल्टर करेगी। सो ड्यू टू दिस सोडियम इंक्रीज हो जाएगा सेल में, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू दैट द कंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। तो ये इसका थेरेपेटिक एक्शन हो जाएगा स्ट्रोपेंथस का। सो इट एक्ट लाइक ए थेरेपेटिक इन ए फेलिंग एंड वीक हार्ट। सो जब हार्ट बहुत वीक हो रहा है और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वहां स्ट्रोपेंथस का रोल आ जाएगा। और स्ट्रोपेंथस का रोल वैसा नहीं है जैसा लॉरस एरेशियस का है, बाय डिक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, और बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, और बाय डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड। ये ऐसे काम नहीं करेगी। ये कैसे काम करेगी? ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करेगी। कैसे इंक्रीज करेगी? बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप। और जैसा हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा, अगर सोडियम पोटेशियम पंप को हम इनहिबिट करेंगे, तो उसके साथ कैल्शियम भी रेज होएगा ड्यू टू द हाई इंक्रीज इन द सोडियम, डिक्रीज इन द इंट्रासेलुलर लेवल जो कैल्शियम सोडियम का हुआ है। और कैल्शियम सोडियम जब हार्ट में बढ़ेंगे तो वो कंट्रैक्शन कॉज करेंगे। तो टेम्परेली ये आपके पेशेंट की जो वीक स्टेट है, जहां पर देर इज ए चांसेस की कोलैप्स हो जाए, वहां पर ये आपके पेशेंट को रिवाइव कर देगा। So this is short-term support until the underlying issue, for example, ischemia is addressed. तो ischemic condition में जहां आपके पास पेशेंट के पास बहुत कम टाइम है, सपोज इन आईसीयू और इन एक्यूट सिचुएशन, तो अगर आप वो उस चीज को जज कर पाओ कि आपने वो टाइम बाय करना है पेशेंट के लिए, सो दैट हम उसकी इस्चेमिक कंडीशंस को ओवरकम कर लें, आइदर बाय स्टंटिंग और कोई प्रोसेस, तो ये पेशेंट को ब्रीदर देगा, ये हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करेगा, पेशेंट की लाइफ सेविंग हो सकती है अगर आप उसको समझ पाओ कि मैंने इसको कैसे यूज करना है, राइट। सो क्रेटिकस को एज ए फॉर ए स्ट्रेंथनिंग, लॉरस रेशियस को अगर उस कंडीशन में जहां पर आपने डिक्रीज करना है उसके सिस्टम को, और जहां पर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं वहां पर स्ट्रोपेंथस, राइट। मगर प्रॉब्लम एक ऐसी है यहाँ पर, जैसे आप डिजिटैलिस में पढ़ोगे कि आप डिजिटैलिस को ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डिजिटलिस ज्यादा यूज करते हो तो वो सिस्टम में रिटेन हो जाती है, राइट। ऐसे ही, बट इफ डोजेज इज हाई, द किडनी कांट क्लियर अप। अगर इसके डोजेज हाई हो जाएंगी, राइट, तो किडनी इसको क्लियर नहीं कर पाएगी, उसके कारण इट विल लीड टू टॉक्सिटी, विच लीड टू कैल्शियम ओवरलोड एंड अरिथमिया,
राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड यूटिलिटी। सेम फायर जो खाना बनाने में हेल्प देती है वो घर जला देगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ, कैसे, और मेडिसिन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका जो इफेक्ट है हम कैसे लेके आ सकते हैं। राइट। इतना समझ आ रहा है? यस डॉक्टर। क्योंकि अगर हम इसको अंडरस्टैंड ना करें, जैसे देखो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं चेलिडोनियम। चेलिडोनियम को यूज करते हैं इन केस कोई भी कंडीशन है, हम लिवर के केस हमारे पास कोई भी आए हम उसको चेलिडोनियम दे देते हैं। पर हम कभी भी नहीं देखते कि चेलिडोनियम का जो मेन केमिकल है चेलिडोनियम में वो करता क्या है। अगर आप देखोगे, जहाँ इन केस आप प्रूविंग्स पढ़ो तो आपको कितने सारे कॉन्ट्रेक्शन के सिस्टम सिम्टम्स मिलते हैं चेलिडोनियम में। कितने सारे, आप एक बार पढ़ के देखना चेलिडोनियम में। उसका कारण है चेलिडोनियम का जो एल्कलॉइड है चेलोडिनिन, वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी भी हार्ट पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को चेलिडोनियम दे रहे हैं तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं। अगर हम लॉन्ग डोज में देंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। सो प्रेग्नेंट लेडी में हमें चेलिडोनियम नहीं देना चाहिए। राइट। सो अगर हम प्रेग्नेंट लेडी में चेलिडोनियम देंगे तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। मदर टिंचर में कह रहा हूं मैं, इट इज नॉट इन द पोटेंसी। क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो एक्शन आएगा वो मदर टिंचर के साथ आएगा। तो अगर हम चेलिडोनियम को मदर टिंचर में दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी, तो इट इज ए देर इज ए वेरी ऑब्वियस चांस कि हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राइट। ऐसे ही मैंने आपको जैसे उसका भी एग्जांपल दिया हाइड्रोसाइनिक एसिड का, मैंने आपको एग्जांपल दिया सेप्टिसिमिया का। राइट, कि सेप्टिसिमिक कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी रेमेडी यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। जब सेप्टिसिमिक कंडीशन है, पेशेंट आईसीयू में है, उसका हार्ट नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन डिमांड नीचे, ऑक्सीजन कैपेसिटी नीचे जा रही है, हार्ट रेट नीचे जा रहा है, लंग्स इन्वॉल्व हो गए हुए हैं वहां पर, और इन्फेक्शन साफ है, सेप्टिसिमिक कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, और पेशेंट का जो पल्स रेट है वो फॉल कर रहा है, हार्ट रेट फॉल कर रहा है, टीएलसी नॉर्मल है। ऐसे इसमें कौन सी रेमेडी यूज कर सकते हैं हम? एनीवन? ये पायरोजिनम, पायरोजिनम आप यूज कर सकते हो, कार्बोवेज यूज कर सकते हो, यस। और देखो हमें रेमेडी यहाँ पर वो पिक करनी है, जैसे कार्बोवेज है, कार्बोवेज इज टू जर्नल इन दिस कंडीशन। पायरोजेनिम सेप्टिसेमिक कंडीशन उसको नेचुरली डाउन लेके आएगी। मगर आपने अगर कंप्लीट टोटलिटी देखनी, जैसे मैंने आपको पेशेंट की ओवरऑल बोली है कि लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं, लंग हेजी हो गए हैं, मैं यहाँ पर आपको अब मेरे सिस्टम से निकालनी पड़ेगी, मैं आपको एक्सरे दिखा सकता हूँ बिफोर आफ्टर, जस्ट आफ्टर 24 आवर्स। कि 24 आवर्स पहले जो एक्सरे हैं उसके बिल्कुल ब्लर हैं, मिल्की हैं सारे के सारे, पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, वो उसको यानी कि सांस भी प्रॉपर से नहीं ले पा रहा है, और विद इन 24 आवर्स जो एक्सरेज हैं बिल्कुल क्लियर हैं उससे। तो यहाँ पर जो रेमेडी आपको पढ़नी चाहिए वो रेमेडी है वनेडियम। आप वनेडियम को पढ़िए एक बार, कि वनेडियम क्या करती है, उसकी एक्शन को पढ़िए कि वनेडियम सिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है। यस, वनेडियम, वेरी गुड अफजल। तो वनेडियम वहां यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप रेमेडीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका जो यूज करने का है वो बढ़ जाएगा। राइट, वो सिस्टम इन उसका आप उसको बेटर वे में यूज कर सकते हो। नो डाउट हम उसके उसके मेंटल स्टेट यूज कर सकते हैं, हम उसके की नोट्स यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकस हम डायबिटीज इन चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक यूज करते हैं उसका की नोट। उसकी एक मेंटल स्टेट भी है क्रिटिकस की। मगर फिर भी अगर क्रिटिकस की फिजियोलॉजिकल एक्शन को समझें तो हमें बहुत हेल्प करेगा वो। देखो स्ट्रोपेंथस और कहाँ काम करता है, स्ट्रोपेंथस के बीच में और केमिकल क्या है, एंटी स्ट्रेस और एंटी एड्रेनलिन इफेक्ट है उसमें। और एड्रेनलिन हमें मालूम है कि वो स्ट्रेस हार्मोन है। राइट। तो ये भी यहाँ पर भी अगर हम स्ट्रोपेंथस देते हैं तो वो क्या करता है, हार्ट रेट कम करता है, बीपी कम करता है, और ऑक्सीजन डिमांड कम कर देता है। इट एक्ट एज ए नेचुरल बीटा ब्लॉकर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, इट अनलाइक डिजिटलिस विच इंक्रीज द हार्ट वर्क, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, जिससे लोड भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। डिजिटलिस ये करेगा। तो समटाइम पेशेंट, हम सिर्फ हार्ट का देख के हम डिजिटलिस दे सकते हैं पेशेंट को, मगर यहाँ पर इस कंडीशन में जहां पर हार्ट
उसके सिस्टम को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, उसकी आउटपुट को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, अगर हम डिजिटलिस दे देंगे, हम उल्टा और प्रेशर देंगे उसको, और उससे हो सकता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है कॉम्प्लिकेट हो जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें वहां पर स्ट्रोपेंथस यूज करनी चाहिए, जो क्या करेगी, वो रिलैक्स करेगी हार्ट के सिस्टम को, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रांग कर देगी, और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगी। फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एड्रेनलिन भी कम करेगा, एड्रेनलिन भी क्या करेगा, हार्ट रेट कम कर देगा। सो हार्ट रेट कम होएगा, पर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। फिर उस कंडीशन में आप उसको बेटर मैनेज कर पाओगे पेशेंट को, तो आपका रेफरल टाइम भी आपको मिल जाएगा, कि आप रेफर कर सकते हो अगर आपने रेफर करना है, अगर आपने मैनेज करना है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, राइट। सो दिस लोअर द एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल लेवल्स, सो हार्ट रेट डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एंड एंटी इंजाइना इफेक्ट इसका रहता है स्ट्रोबेंथस का, by decreasing the oxygen efficacy and decreasing the oxygen demand. दूसरा रहता है detoxification for the stimulant damage. So heart patient due to excessive use of alcohol, tea, smoking, coffee, उसमें स्ट्रोपेंथस इट इज ए कीनोट रेमेडी फॉर दैट। इसको हमेशा आपने याद रखना है। अनदर रेमेडी यहाँ पर जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, दैट इज रोवल्फिया। रोवल्फिया हम यूज करते हैं हार्ट के लिए, और जहां पर हाइपरटेंशन होती है। एनीबॉडी रोवल्फिया करती क्या है, और मॉडर्न मेडिसिन में वो कहाँ यूज होती है, और आज वो क्यों नहीं यूज करते हैं इसको, एनीबॉडी? देखो, हम रोवल्फिया कितनी ऑफन यूज करते हैं, डे टू डे पेशेंट में यूज करते हैं। आपको मालूम है रोवल्फिया काम कैसे करती है? एनीवन? वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर, यस। और ये बहुत, हम ना, यानी कि हमने एक मायोपिक विजन बना ली है कि हमने सिर्फ वैसे ही देखना है उसको। हमें जरूर देखने चाहिए, क्योंकि देखो, मॉडर्न मेडिसिन और हमारी मेडिसिन में फर्क क्या है। सपोज हम कोई प्लांट यूज करते हैं, आ, हाँ जी मैम। कुछ जैसे हम कोई भी प्लांट यूज करते हैं, चाहे आयुर्वेदा यूज करता है, चाहे होम्योपैथिक यूज करते हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन अगर वो देखते हैं कि ये प्लांट ये चीज कॉज करता है, वो देखते हैं इसमें एक्टिव एजेंट कौन सा है, एक्टिव एजेंट कौन सा है, इसका एल्कलॉइड क्या है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ये चीज लेके आ रहा है, और वो सिर्फ उस एजेंट को साइड पे करके उसको पोटेंट करते हैं, उसको सिंथेसिस करते हैं इन आर्टिफिशियल फॉर्म और इन नेचुरल फॉर्म, और उसको यूज करते हैं। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सो रोवल्फिया मॉडर्न मेडिसिन रेगुलर यूज करते रहे हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या था, किसी को मालूम है? मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप रेमेडीज के एल्कोलॉइड जरूर स्टडी किया करो, वो बहुत हेल्प करेंगे। डॉक्टर जहां नक्सो योगेश, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी। जी मैम। ऑब्वियसली बीएचएमएस में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ जो ड्रग्स जो आपने आज हमें बताई है, हाँ। ये एज अ सब्जेक्ट वी शुड, मतलब इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द करिकुलम, क्योंकि ये फिजियोलॉजी बिल्कुल पढ़ाई नहीं बिल्कुल जाती है। और ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने कहा ना, उसमें मटेरिया मेडिका रिपर्टरी और उसी में खोके रह जाते हैं। हम फिजियोलॉजी बिल्कुल और उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल इट बिल्कुल। इज अ अनफॉर्चुनेट पार्ट कि हम लोग वो नहीं पढ़ पाते हैं। और जैसे आप इस चीज को, यू आर डूइंग इट, और आप इसको पर्सनली वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली जी मैम। नॉट एवरीबडी कैन डू इट। तो जी मैम, जी बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। बस यही है कि ऑब्वियसली इसको इंक्लूड करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है, बिल्कुल। और ये सिर्फ इतनी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है। फॉर एग्जांपल, सपोज हम कैंथेरिस यूज करते हैं पेशेंट में, राइट। हम कैंथेरिस यूज करते हैं, सडनली वी फाइंड कि कैंथेरिस की जो जो पेशेंट है, उसमें कैंथेरिस की स्टेट एब्सेंट है, राइट। जो कैंथेरिस की ओवरऑल स्टेट होती है वो एब्सेंट है। हाँ, सिम्टम कैंथेरिस के,
तो वहां पर अगर हम इसके एल्कलॉइड्स को अच्छे से पढ़ें, जैसे कैंथेरिस का एल्कलॉइड कैंथेरिडीन है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि उस पेशेंट में हम कैंथेरिस की जगह कैंथेरिडीन देंगे तो वो बेटर एक्ट करेगी। जैसे फाइसोस्टिग्मा यूज करते हैं, फाइसोस्टिग्मा की जगह हम अगर एसरीन यूज करें जब सिर्फ हमें लोकली आई का एक्शन चाहिए, वो बेटर काम करती है, राइट। हम नक्सवामिका यूज करते हैं, तो हमें हमारे पास नक्सवामिका की स्टेट एब्सेंट है, पर सिम्टोमेटोलॉजी हमारे पास नक्सवामिका की है, वैसे ही स्पैजम्स हैं, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस हैं, हमारे पास सारा कुछ है। जैसे पेशेंट को यहाँ फील हो रहा है कि जैसे स्टोन की तरह है, राइट। अब वो स्टोन की तरह उसको फील होता है 2 घंटे बाद नक्सवामिका को, काली बाई को स्टार्ट हो जाता है उसी मोमेंट पर, राइट। और एबिस स्कैन को स्टार्ट होता है 15 से 20 मिनट के बाद। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 2 घंटे बाद अगर नक्सवामिका को यहाँ स्टोन की फीलिंग आती है, उसका कारण है कि अब जो फूड वहां पर डाइजेस्ट हुआ है उसने क्रॉस करना है पाइलोरस से। अब पाइलोरस का जो स्विंटर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ड्यू टू स्पाज्म्स, स्पाज्म के कारण। और अगर हम नक्सवामिका देंगे तो वो उस स्पैज्म को रिड्यूस करेगा, जिसके कारण वो फूड पास ऑन हो जाएगा और उसकी पेन ठीक हो जाएगी। मगर एबिस स्कैन में उसकी स्टमक इनएक्टिव हो जाती है, काम ही नहीं करती, राइट। सो ऐसे अगर हम मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो हमारा जो पूरा का पूरा विजन है एप्लीकेशन का, वो ओपन हो जाता है कि इन स्पाइट ऑफ यूजिंग नक्सवामिका वो यू कैन यूज स्टिचनियम इन ए केस जहां पर सिर्फ स्पैजम्स हैं पेशेंट में, कन्वर्जन्स हैं, पर नक्सवामिका जैसी कम्पिटिटिवनेस एब्सेंट है। पर स्पैजम्स वैसे ही हैं जैसे नक्सवामिका में होते हैं, राइट। ऐसे ही हम जैसे बेलेडोना की जगह अट्रोपिन यूज कर सकते हैं इन केसेस जहां पर हमें लगता है कि बेलेडोना की स्टेट एब्सेंट है मगर बेलेडोना की पैथोजेनेसिस प्रेजेंट है। सो अंडरस्टैंडिंग द एल्कोलॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, कि अगर हम उनको समझेंगे हम समझ पाएंगे कि ये दवा काम कैसे करती है। सो लास्ट विल टॉक अबाउट रोवोल्फिया बेसिकली, कि रोवोल्फिया के एक्शन क्या है। हम बहुत ऑफन रोवोल्फिया को यूज करते हैं अपने पेशेंट में और रेगुलर यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ इफेक्ट, ये जाने बिना कि रोवोल्फिया काम कैसे करती है। रोवोल्फिया का एक्शन बीपी जो रिड्यूस करती है रोवोल्फिया, ये सिर्फ उन्हीं के, आप अपने केसेस उठा के देखने शुरू करो कि सभी केसेस में रोवोल्फिया काम नहीं करती। रोवोल्फिया हमेशा उन्हीं केसेस में काम करेगी जहां पेशेंट में नर्वस डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर्स, ऐसी हाइटेंड स्टेट है जहां पर उसके बॉडी के जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो अल्टर हैं। सो जितनी भी डिप्रेसिव स्टेट्स होंगी, जहां हाइपर स्टेट्स हैं, जहां पर उसके साथ जब हाइपरटेंशन एसोसिएट होगी, तो वहां पर ये रोवोल्फिया काम करती है। क्योंकि रोवोल्फिया क्या काम करती है, रोवोल्फिया एक्ट बाय डिक्रीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। रोवोल्फिया का जो एक्शन है वो है बाय डिक्रीजिंग द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, राइट। ये डोपामिन को रिड्यूस करेगी, सेरोटोनिन को रिड्यूस करेगी, गाबा को इंक्रीज करेगी, एड्रेनलिन को डिक्रीज करेगी, कॉर्टिसोल को डिक्रीज करेगी। इन सभी केमिकल को रोवोल्फिया डिक्रीज करती है। यहां तक तो ठीक है, वो डिक्रीज करेगी। मगर हमें समझना चाहिए कि अगर हम रोवोल्फिया सपोज किसी पेशेंट को लगातार लगा देते हैं, लगातार हम उसको 2-3 महीने लगातार रोवोल्फिया दे रहे हैं, स्लोली स्लोली, क्योंकि डोपामिन डिक्रीज हो रहा है उससे, सेरोटिन डिक्रीज हो रहा है, गाबा में अल्टरेशन आ रही है, एड्रेनलिन में आ रही है, कॉर्टिसोल में आ रही है, तो स्लोली स्लोली पेशेंट विल गो इनटू द डिप्रेसिव स्टेट। पेशेंट डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, डिप्रेसिव स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा, पेशेंट स्लो हो जाएगा, उसमें लाइफ में उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन ने रोवोल्फिया का जो एल्कलॉइड रेसिपिन यूज करते थे वो अपनी मेडिसिन में, उसको बंद किया उन्होंने। उसका सिर्फ यही कारण है उसको बंद करने का, क्योंकि अगर आप उसका साइड इफेक्ट पढ़ोगे आप उनके फार्माकोलॉजी में जाके, तो आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्यों कर रही है वो, डिप्रेशन इसलिए कर रही है क्योंकि उसका एक्शन ही वही है। पर जैसे मैंने पहले कहा कि वही आग जो घर में खाना बनाती है वो घर को जला भी सकती है अगर आप उसको उस लिमिटेशन में नहीं देते। तो रिवोल्फिया डिक्रीज कर देती है एजिटेटिव पर्सन में। सपोज कोई पर्सन है जो बहुत एजिटेटेड है, उसका सेरोटोनिन लेवल बहुत हाई है, डोपामिन बहुत हाई है, राइट, उसका एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई है, नेचुरली वो एजिटेटेड स्टेट में रहेगा, उसका हाइपरटेंशन ज्यादा रहेगा। उसको जब आप रिवोल्फिया दोगे तो वो बेटर एक्ट करेगी और उसका बीपी डाउन लेके आएगी। मगर उसी को आप अगर आप रिपीट करते ही रहोगे, बार बार रेगुलर रिपीट करते रहोगे, वही रोवल्फिया उसी पेशेंट में डिप्रेशन कॉज करेगी। सो अगर हम उस एल्कलॉइड्स उन एक्शन को समझें, तो मुझे ये लगता है कि लास्ट 2 इयर्स से मैं इसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ
ये नहीं है कि मैं मेंटल स्टेट यूज नहीं कर रहा, ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं कीनोट्स नहीं यूज कर रहा। मैं हर चीज को मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी अगर रेमेडी है, पहले उसके प्लांट को अंडरस्टैंड करूं, फिर उसके एल्कलॉइड को अंडरस्टैंड करूं, फिर मैं देखूं मॉडर्न मेडिसिन में कहाँ यूज होती है, आयुर्वेदा में कहाँ यूज होती है, यूनानी में कहाँ यूज होती है। तो उसको पढ़ने के बाद कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ये दवा हमारे सिस्टम पे कैसे काम करती है, देन मैं देखूं कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है, देन मैं देखूं कि उसमें ऐसा सिम्टम कौन सा है जो कॉमन थ्रू एंड थ्रू चल रहा है, और उसके बाद उसके की नोट्स, उसके बाद उसकी जर्नैलिटीज एंड एवरीथिंग अदर थिंग जो हम पढ़ते हैं। सो इन दिस वे हम होलिस्टिकली रेमेडीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और हमारा रेंज क्लिनिक में वो बढ़ जाएगा, हमारा रेंज बहुत बढ़ जाएगा। तो आप आईसीयूज में भी प्रिस्क्राइब कर पाओगे मेडिसिन, आप थेरेपेटिकली, फॉर एग्जांपल जहां पर सिंपल एक्शन चाहिए कि हमें सिर्फ अभी यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेप्टिसेमिक कंडीशन है, हमने पेशेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी है कि वहां से रिवाइव करके बाहर निकालें, बाकी चीजें बाद में, अगर वहां से ना निकाला तो वो वहीं कोलैप्स हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें वो भी आना चाहिए कि यहाँ पर बॉडी में हो क्या रहा है, और हमारी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसको रिवर्स कर सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया वनेडियम का और हाइड्रोसेनिक एसिड का। तो ऐसे वी कैन एक्ट इन ए बेटर वे अगर अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर अबाउट द कार्डियक रेमेडीज, कि हम कार्डियक रेमेडीज को कैसे समझ सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वेरीज? हाँ जी, डॉक्टर योगेश, आपके लिए एक क्वेरी आई थी कि जी मैम। जो हार्ट पेशेंट को साथ रखने के लिए कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं, कार्बोवेज या पायरोजिन, जो आपने डिस्कस किया था नहीं, उसमें पूछ रहे थे। हाँ दे सकते हैं, पर हमें समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं उस पेशेंट में। जब हम एफरिज्म नंबर 5, जब एफरिज्म पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन ए सिक, राइट, हम चाहते क्या हैं। हम उसके, फॉर एग्जांपल हार्ट है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को टेम्पररी बेस पे, सो दैट वो हॉस्पिटल पहुंच जाए जहां वो मतलब स्टेबलाइज हो बात जाए, मैं नहीं देख रही हूँ तो तो हम सुन लीजिए। स्ट्रोपेंथस दे सकते हैं उसको। मगर हम, अगर हमें, हमारे पास पेशेंट एक्यूट इमरजेंसी में नहीं है, मगर वो पेशेंट का हार्ट बहुत वीक हो गया है, तो हम क्रेटेगस दे सकते हैं। अगर स्पैजम्स हैं और ब्रीदिंग डिसऑर्डर साथ, हम लोरिस रेशस दे सकते हैं। और अगर एजिटेटेड स्टेट है, डिप्रेसिव, और आप कह सकते हो कि पैनिक डिसऑर्डर्स में अगर वो हाइपरटेंसिव है, तो हम उसको वो दे सकते हैं, कैसे बोलते हैं उसको, जो मैंने रोवल्फिया बताई आपको, वो दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका पेशेंट इस समय चाहता क्या है, उसकी बॉडी डिमांड क्या कर रही है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सिर्फ उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्रूविंग्स के ऊपर, हमें इसके ऊपर भी जाना चाहिए। और समटाइम वहां पर हम मेंटल सिम्टम कंसिडर करते हैं। सपोज वहां पर पेशेंट को फियर ऑफ डेथ होएगा ही होएगा, उसके इतना कुछ चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, आसपास लोग मर रहे हैं उसके। तो तब जब हम ये सिम्टम्स लेना शुरू कर देते हैं, फियर ऑफ डेथ, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, तो हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। इन ए सेंस गलत ये हो जाते हैं कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। क्योंकि हनीमन सर ने हमें बोला है कि हमें क्या लेना है 153 एफरिज्म के हिसाब से, विच इज मोर पिक्यूलियर। सो आउट ऑफ दैट ऑल स्टेट हमें देखना है कि इस समय बॉडी को चाहिए क्या। तो इस समय हमने उसका माइंड रिलैक्स नहीं करना है, इससे हमें पहले पेशेंट को सिस्टम से बाहर निकालना है, वो उसका सर्वाइवल हो जाए, उसके बाद की स्टेट आती है। तो इन दिस वे हम डिफरेंट एरिया पे वर्क कर सकते हैं। मैम आपका आवाज नहीं आ रही मैम। हाउ टू कलेक्ट सिम्टम्स ऑफ आईसीयू सेप्टिसेमिक शॉक पेशेंट, शुड वी ओनली इसमें सी बहुत, साइंस? हाँ, ये सिम्टम्स में पता चलेगा, रिपोर्ट्स में है, डॉक्टर्स भी बता सकेंगे, राइट, रेस्पिरेशन में चेंज आ जाएगा, बहुत सारे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि सेप्टिसेमिया की क्या कंडीशन होती हैं, कैसे होती हैं, और उसकी हिस्ट्री भी बताएगी। तो वहां पर ऐसी रेमेडी बहुत हैंडी होती है। तो वहां पर आपको पॉलीक्रस नहीं ट्राई करनी चाहिए। वहां पर ऐसी स्मॉल रेमेडी, छोटी छोटी दवाइयां, आप एक बार पढ़ के देखना, हाइड्रोसेनिक एसिड को बोरिक में से, आप एक बार पढ़ना उसको, वनेडियम को बोरिक में से, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेमेडी। सो दीज रेमेडीज आर वेरी हैंडी इन दैट कंडीशन। तो जैसे कि आपने बताया फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, एल्कोलॉइड्स, इवन हमारी जो अपनी ड्रग प्रूविंग्स है हम वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। ड्रग प्रूविंग बहुत बिल्कुल। दूर की, मतलब ड्रग ड्रग प्रूविंग इज
बहुत इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ड्रग प्रूविंग से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी ड्रग ने क्या एक्शन किया था, तो जो ये सिम्टम आया हम उसको प्रैक्टिकली बिल्कुल यूज कर मैम। सकते हैं। तो हम ये एक अपना तरह का मैंने कहा ना। लिटरेचर मैम यूज नहीं करते हैं। हम अपना जो एग्जैक्टली लिटरेचर, हम जो अपना बेसिक लिटरेचर पढ़ ही लिटरेचर नहीं रहे हैं। हम अपना पढ़ ही नहीं रहे लिटरेचर। हैं। हाँ जी। हम ऑर्गेनन नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रोविंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जैक्टली। मटीरिया मेडिका प्यूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम हाँ। क्रॉनिक डिजीज नहीं पढ़ रहे हैं। हम हम्म। जो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं बस उसी में रह रहे हैं, हाँ नहीं, और वहीं सिस्टम से को भी फेलियर स्टार्ट फॉलो जो होते हैं। है वो, जैसे कि आपने कहा मायोपिक विजन है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपना ब्रॉड करना चाहिए। हम अपना ही जो सब्जेक्ट है उसकी भी नॉलेज जो है ना, अगर हम उसको फुल प्रूफ करें तो वी कैन कॉम्पीट इजीली विद द एलोपैथ्स, क्योंकि वो लोग यही बिल्कुल मैम। बोलते हैं कि आपके पास फिजियोलॉजिकल क्या प्रूफ है उस ड्रग की एक्शन का, हाँ। और उसका आप किस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर हम अपना लिटरेचर बिल्कुल पूरा बिल्कुल। पढ़ें, हम फिजियोलॉजी, एल्कोलॉइड्स और इवन ड्रग प्रूविंग हम पढ़े, तो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली कि जी जी, हमें कौन सी हमें मेडिसिन मालूम कहाँ होगा मैम। जाके हाँ, एक्ट करे। बिल्कुल। करती क्या है हमें मालूम होगा, हम उनको बता सकते हैं उनकी लैंग्वेज में। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने उनको समझाना है, क्योंकि वो हमारा हाँ काउंटर पार्ट है, तो हमें उनकी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। अगर हम उनकी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे उनको नहीं समझ बिल्कुल आएगा। राइट। तो अगर जब बिल्कुल हम सारी बिल्कुल बात सर। उसी पे ले आएंगे कि सब कुछ इम्यूनिटी के बेस पे ले आएंगे या वाइटल फोर्स पे ले आएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर रचिता ने यहाँ पे पूछा है, एडवांस केसेस वेयर वाइटल्स ऑर्गन्स आर डैमेज इज विल दीज मेडिसिन ट्रिगर द वाइटल फोर्स। नहीं नहीं, नेचुरली ट्रिगर काम उसके थ्रू करेगी। राइट, काम तो उसके थ्रू ही करना है, ट्रिगर करेगी करेगी, मगर ऑर्गन को रिवाइव पहले करेगी। जब वो ऑर्गन को रिवाइव करेगी, इनडायरेक्टली वो उसी को रिवाइव करेगी, क्योंकि पीछे से वही चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। जहाँ पे पैथोलॉजी इन्वॉल्व है वहां पे मदर टिंचर्स और हमें क्रूड और उस तरह की लोकल मेडिसिन और एक्यूट मेडिसिन देनी पड़ती है, उसी में वो हाँ हाँ, वाइटल फोर्स का रिवाइवल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप इसको इमेजिन करके देखिए कि सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हैं, तो हम उसको उठा के खड़ा नहीं कर देंगे। उसको नेक इंजरी है, पहले हम उसको बिल्कुल स्टेबलाइज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है, हम उसको खड़ा कर देते हैं, वो नेक इंजरी से मर जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनन में लिखा है कि हमारी रेमेडी इट एक्ट एज एन सिमिलिमम टू किल द पेशेंट, जब हम उस कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट बहुत वीक है। तो वहां बिल्कुल हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना देके हमें उसकी ऑर्गन सिस्टम की रेमेडी देके उसमें से रिवाइव करना है पहले, उसके बाद उसको देना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर ध्रुव प्रसाद जी जो है एकोनाइट नेपलेस का डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं। सर अभी एक्चुअली टाइम नहीं है डॉक्टर टाइम नहीं है, बिल्कुल। प्रसाद। एकोनाइट के लिए भी हम आगे सेशन रखेंगे। डॉक्टर योगेश से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के कुछ आपने जो नोट्स बनाए थे, इट वाज वेरी वेरी मतलब डिस्क्रिप्टिव फिजियोलॉजी के जी नोट्स मैम। थे। तो जी इस मैम। तरह के सेशंस और होने चाहिए जहाँ पे हमें फिजियोलॉजी अपनी ड्रग्स की पता हो, ड्रग प्रूविंग्स पता हो, और जो जो लोग इस चीज की नॉलेज करते हैं उसको प्लीज आगे शेयर करें, जिन्होंने क्रॉनिक श्योर डिजीजेस मैम, पढ़ा श्योर। है। तो इट वाज अ वेरी बहुत ही एनरिचिंग सेशन होता है ये। और आपका जो तरीका है समझाने का वो बहुत अच्छा होता है, आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उसको कर देते हैं। मैं पर्सनली आपका मैंने सेशन पिछली बार भी सुना था, बहुत बढ़िया सेशन लगा था मुझे आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। सो आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, और आगे भी इसी तरह से होते रहेंगे। श्योर मैम, श्योर। अभी हमारा हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है। सो श्योर मैम, धन्यवाद डॉक्टर श्योर। योगेश। आई थैंक यू मैम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन्स फॉर दिस मैम, जो आपका यस सेशन आ रहा यस, कॉन्ग्रेचुलेशन है। सभी को है जो डॉक्टर्स यहाँ हाँ पे हाँ हैं, सभी के हाँ लिए जी, है, हाँ जी, प्राउड हाँ, मोमेंट पूरी है। टीम के लिए मैम, हाँ पूरी जी। टीम के लिए, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर तो कॉलिंग मी मैम, थैंक यू। यस, अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद।